तो अभी सीधे चलते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कोरोना पर ताजा अपडेट के लिए सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो एक्सेस कर पाएंगे और बाकी सब जो डेटा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो सारे लोग ये पब्लिक डोमेन में है, उनको देख सकते हैं। उनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर सब कुछ है। तो इसमें हमने 201 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो हॉस्पिटल्स, उनके सारे डिटेल्स, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, ये सारे बेड्स, आईसीयूज, वो सब 49 ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स, 50 रेलवेज के हॉस्पिटल्स, 12 पोर्ट हॉस्पिटल्स और 13 जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और हाल के जैसे हॉस्पिटल्स, ये सारे डिटेल्स भी उसमें मौजूद हैं। तो ये ज्यादातर हमने जब देखा कि ये जो वॉलंटियर्स जो कोविड के लिए फाइट करने के लिए, हमको न केवल जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, डेंटिस्ट, आयुष डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, इसकी जरूरत केवल नहीं है, हमको भी जो हेल्थ जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी जरूरत है। इससे इसका जो फाइट, इसका जो कोविड-19 के साथ जो अभी अपना जो फाइट जो हो रहा है उसमें उनको कैसे शामिल किया जाए। तो आप देखिए 3 तरह की चीजें इसमें हो रही हैं। एक तो प्रिवेंटिव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अब जैसे मार्केट्स में, शॉप्स में, बैंक्स में, ज्यादातर राशन शॉप्स में, अभी मंडीज खुल रही हैं वहां पे, और इनको वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे वो करवाना है। जैसे कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल कमोडिटीज लेके पहुंचाना है और कई सारी चीजें वहां पे, फील्ड सर्वेलेंस, ये सब करना है। और एक क्यूरेटिव पार्ट जिसमें भी इनको हम शामिल कर सकते हैं। और अगर हम इसमें देखें, ये जो इसको करने के लिए, क्योंकि कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहां से एक जगह जहां पे फील्ड जो वॉलंटियर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको शायद एक जगह से दूसरी जगह तक लेने की जरूरत पड़ सकता है। वो इसलिए ऐसा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट ए में प्रॉब्लम है और डिस्ट्रिक्ट बी में ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, तो वहां से भी ला सकते हैं इसके जरिए। और ये जो इतने जो सारे लोग यहाँ पे हैं, 1.24 करोड़ जैसे मैंने कहा, तो इनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो दिशा प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल वहां पे बनाया जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया। उसका नाम है igot.gov.in, igot.gov.in। तो इसमें ये जो प्लेटफॉर्म, इसकी जो स्पेशलिटी है ये है कि इस प्लेटफॉर्म, इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, इसके तहत एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है। एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, इट कैन बी एक्सेसिबल थ्रू एनी डिवाइस, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें अब तक 14 कोर्सेस, 53 मॉड्यूल्स, 113 वीडियोस और 29 डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वहां पे उपलब्ध हैं। और ये जो आईगॉट के कोर्सेस हैं उसमें बेसिक्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट से लेके जैसे लैबोरेटरी कलेक्शन, टेस्टिंग और जैसे क्वारंटीन मैनेजमेंट से लेके आईसीयू केयर, वेंटिलेशन मैनेजमेंट तक भी कोर्सेस, वेबिनार्स और वीडियोस इसमें शामिल हैं। तो इसमें ज्यादातर जो भी है, हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भाषा हैं, उसमें इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। उसमें अंग्रेजी तो है ही, उसमें हिंदी, मलयालम और बंगाली कुछ ऐसे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं राज्यों के साथ बात करके कि इसको भी ट्रांसलेट किया जाए, और हम भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए अलग भाषाओं में। तो जब से ये हुआ है, तब से ये 2 हफ्ते से कम में अब तक 1,31,440 यूजर्स इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ये प्लेटफॉर्म में। उसमें से 84,958 इतने लोग ऑलरेडी उनके कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेनिंग। और ये जो अलग अलग, अगर आप देखें फील्ड में, अगर आप देखें अब तक जो वॉलंटियर सब काम कर रहे हैं, जिनको कि डायरेक्ट कोविड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके से अलग से, अगर इंडियन रेड क्रॉस में आप देखें 40,000 वॉलंटियर्स 550 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। अभी करीब करीब 3,500 एनसीसी कैडेट्स और 553 एनसीसी स्टाफ 16 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में 68 जिले में वो लोग अभी काम कर रहे हैं। और 47,000 कैडेट्स जो हैं ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं
एंड अभी उनको तैनात किया जा सकता है एनी टाइम। एक्स सर्विसमैन, उनमें से अगर आप देखें तो 1,80,000 एक्स सर्विसमैन को आइडेंटिफाई किया गया है सैनिक बोर्ड्स के द्वारा डिप्लॉयमेंट के लिए। उसमें से 6,303 ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं पंजाब, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़। उसमें कम्युनिटी सर्वेलेंस, सपोर्टिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मंडीज के लिए और कई जगह के लिए। 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स, आयुष के लिए भी वो बने हैं, क्वारंटीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये सब के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। उनको करीब करीब 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स को 15 स्टेटों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में अब तक डिप्लॉय कर वो किए गए हैं। और अभी तक 1 लाख से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल्स और 55,000 आयुष स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया गया है और वो भी रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आप NYK नेहरू युवक केंद्र जो संस्थान है और NSS है, उनमें अगर वॉलंटियर्स को देखें तो 27 लाख वॉलंटियर्स अब तक काफी जो स्टेट्स में और यूटीज में अभी वो लोगों को, सिविक अथॉरिटीज को अभी हेल्प कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, मार्केट्स, बैंक्स, पब्लिक प्लेसेस, मंडी ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग फूड, ग्रोसरी, मेडिसिन टू द नीडी, क्वारंटीन फैमिलीज और सैनिटेशन ड्राइव्स में, कंट्रोल रूम में डिस्ट्रिक्ट को। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान 18 लाख से ज्यादा नए वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए हैं। पहले जो थे उससे 18 लाख ज्यादा, अभी लास्ट करीब करीब 1 महीने में 18.43 लाख, 18 लाख से ज्यादा न्यू वॉलंटियर्स ज्वाइन किए हैं। उनमें से करीब करीब 42 लाख जो वॉलंटियर्स वो आरोग्य सेतु डाउनलोड किए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो जिनको जानते हैं उस एरिया में सबको बता के आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें। और जो बुजुर्ग जो लोग उनको कैसे देखभाल किया जाए, उनसे भी वो अभी उसमें काम पे वो लगे हुए हैं। तो ये जो कहना यही है, तात्पर्य यही है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक ही जगह वन स्टॉप सोल्यूशन जैसे कहते हैं शॉप ये है, और इनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अर्बन लोकल बॉडी इनको तैनात किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से प्लीज। जैसा आप सभी को पता है, कोविड-19 से निपटने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ गतिविधियों पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी, परंतु साथ ही जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स तथा कंटेनमेंट जोन में नहीं है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल से कुछ एडिशनल एक्टिविटीज की अनुमति दी गई है। राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए भी एक SOP केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था, ताकि ये मजदूर जिनमें से कई रिलीफ कैंप्स में हैं, वे परमिटेड एक्टिविटीज में सुचारू रूप से रोजगार पा सकें। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सख्ती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के मुद्दों इत्यादि पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। 4 राज्यों में इन टीमों को भेजा भी गया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर भी इस टीम में शामिल हैं। उनकी एक्सपर्टीज को हम राज्यों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को एकजुट करते हुए हम कोविड-19 के खिलाफ देश का जो महासंग्राम है उसमें सफलता पा सकें। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी, वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं
मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं। कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि लोक हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि। धन्यवाद। Representative of ICMR, please. हमने कल तक आज तक 4,49,810 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। उनमें के 35,852 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। उन 35,000 ऑड सैंपल्स में 29,776 सैंपल्स, ये 201 अभी लेबोरेटरीज हैं आईसीएमआर नेटवर्क में, उनमें से हुए। 6,076 ये 86 प्राइवेट लैब्स में से हुए। आज थोड़ा दूसरी चीज़ के बारे में सब लोगों को बोलूँगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को। अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नज़र आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें, और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे। Representative of the Health Ministry, please. चेयरपर्सन एम्पावर्ड कमेटी, उन्होंने हमें एचआर को कैसे हम अपग्रेड कर रहे हैं उसके बारे में बताया। इन कंटिन्यूएशन अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं,
which takes our confirmed cases to 18,601. इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। कुछ हेल्थ वर्कर्स जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण कुछ हॉस्पिटल बंद हुए और इसी तरीके से नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो अनरिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भर्ती हुए, बाद में वो पॉजिटिव पाए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हों